Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ की चादर से ढका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड ग्रीनलैंड अचानक से ग्लोबल पॉलिटिक्स का अखाड़ा क्यों बन चुका है? खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकन संसद में तो इसे अमेरिका का एक नया स्टेट, एक नया राज्य बनाने का बिल तक पेश कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि अगर हमने इसे नहीं लिया तो रशिया या फिर चाइना इसे छीन लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बर्फीली जगह में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया की महाशक्तियां आपस में भिड़ने तक को तैयार हो चुकी हैं? और क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड की खोज एक ऐसे शख्स ने की थी जिसे उसके अपने देश से हत्या यानी कि मर्डर के आरोप में निकाल दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से लेकर आज की कूटनीति तक ग्रीनलैंड की पूरी इनसाइड स्टोरी को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ग्रीनलैंड की खोज की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। इसके पीछे नाम आता है एरिक द रेड का, जो 10th सेंचुरी के एक विकिंग योद्धा थे। एरिक पर पड़ोसियों की हत्या का आरोप था, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें नॉर्वे से और फिर आइसलैंड से 3 साल के लिए देश निकाला कर दिया गया। अब सजा काटते हुए एरिक ने समंदर के बीच अपनी नाव डाली और वेस्ट की ओर निकल पड़े। वहां उसे एक विश्व द्वीप दिखा। जब उसकी सजा पूरी हुई और वो वापस लौटा तो उसने लोगों को वहां ले जाने के लिए कमाल की मार्केटिंग ट्रिक अपनाई। उसने इस बर्फीली जगह को नाम दिया ग्रीनलैंड। उसे लगा कि अगर नाम हरा भरा यानी कि ग्रीन होगा तो लोग वहां बसने के लिए अट्रैक्ट होंगे। हालांकि सच तो ये है कि वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। एरिक के इस फेक प्रमोशन की वजह से वाइकिंग्स वहां जाकर बस तो गए, लेकिन उनका संघर्ष काफी बड़ा चल गया। अक्सर इतिहास की किताबों में एरिक द रेड को ग्रीनलैंड का खोजकर्ता कहा जाता है, लेकिन क्या ये पूरा सच है? जी नहीं। एरिक के वहां पहुंचने से हजारों साल पहले से वहां इन्युइट समुदाय के लोग रह रहे थे। ये वहां के मूल निवासी यानी कि इंडिजिनियस थे, जिन्होंने आर्कटिक की भीषण ठंड में जीवित रहने की कला सीखी थी। उन्होंने बर्फ से घर बनाना, शिकार करना और समुद्री जीवों पर निर्भर रहना सिखाया। एरिक और उसके वाइकिंग्स तो वहां बाद में पहुंचे और कुछ सदियों तक रहने के बाद अब वहां से गायब भी हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि बदलती जलवायु यानी कि क्लाइमेट और रिसोर्सेज की कमी की वजह से वाइकिंग्स वहां टिक नहीं पाए, लेकिन इनुइट लोग आज भी वहां की असली पहचान है। इसलिए जब भी हम खोज की बात करते हैं तो ये सिर्फ यूरोपियन नजरिए से सच है। हकीकत में ग्रीनलैंड सदियों से इंसानों का घर रहा है। आज के समय में ग्रीनलैंड ऑफिशियली डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ये रिश्ता थोड़ा सा पेचीदा है। ग्रीनलैंड को ऑटोनॉमस टेरिटरी यानी कि स्वतंत्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि ग्रीनलैंड की अपनी सरकार है, अपनी संसद है और वो अपने अंदरूनी फैसले खुद लेता है, लेकिन सुरक्षा यानी कि डिफेंस और विदेशी मामलों यानी कि फॉरेन पॉलिसी की जिम्मेदारी अभी भी डेनमार्क के पास है। इसकी राजधानी नूक है और आप जानकर हैरान होंगे कि 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस विशाल द्वीप की आबादी 1 लाख से भी कम है। वहां की अपनी भाषा और अपनी संस्कृति है। हाल के वर्षों यानी कि ईयर्स में ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से भी पूरी तरीके से आजाद होने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अब अमेरिका की एंट्री कहानी में एक नया मोड़ ले आई है। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसकी वजह से ट्रंप का इतना इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में आ रहा है। देखिए, ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि ये रेयर अर्थ मेटल्स का पावर हाउस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड दुर्लभ मिनरल्स के भंडार में दुनिया में 8th नंबर पर आता है। यहाँ क्वेनफील्ड और तनब्रीज जैसे दुनिया के 2 सबसे बड़े मिनरल भंडार मौजूद हैं। इन मिनरल्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, सैटेलाइट और मिसाइल बनाने में होता है। अभी तक यहाँ खनन यानी कि माइनिंग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, ये खजाना बाहर आने लगा है। जो भी देश इस खजाने पर कब्जा करेगा वो आने वाली सदियों की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर अमेरिका इसे हासिल कर लेता है तो वे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। मिनरल्स के अलावा ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत खतरनाक है। ये आर्कटिक ओशियन के पास है, जो रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच का सबसे छोटा रास्ता है। अगर अमेरिका वहां अपना मिलिट्री बेस मजबूत कर लेता है तो वो रशिया की हर हरकत पर नजर रख सकता है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे तो रशिया या चाइना वहां कब्जा कर लेंगे।
चाइना पहले ही ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाने और उसके साथ ही साथ माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की कोशिश कर चुका है, जिससे अमेरिका ने दबाव डालकर रुकवा दिया था। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि कभी न डूबने वाला युद्धपोत जैसा है। यही वजह है कि ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर खरीदना या कब्जाना चाहते हैं, ताकि आर्कटिक रीजन में अमेरिका का दबदबा जो है वो बना रहे। ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब दुनिया ने मजाक समझा था इसे, लेकिन अब वो सीरियस दिख रहे हैं। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने पहले भी दूसरे देशों से जमीन खरीदी है, जैसे कि 1867 में रशिया से अलास्का खरीदा था और फ्रांस से लुइसियाना। लेकिन 21st सेंचुरी में किसी आबाद देश या द्वीप को खरीदना इतना आसान नहीं है। ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं है, वहां लोग रहते हैं, उनकी अपनी डेमोक्रेटिक सरकार है। डेनमार्क के पीएम ने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन ट्रंप जिस तरीके के अनप्रिडिक्टेबल नेता हैं, वो कूटनीतिक दबाव, आर्थिक लालच या किसी गुप्त डील के जरिए डेनमार्क को मनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वेनेजुएला के बाद अब दुनिया को डर है कि ट्रंप कहीं कोई मिलिट्री एक्शन न ले ले। इस पूरी खींचतान के बीच सबसे जरूरी आवाज उन लोगों की है जो ग्रीनलैंड में रहते हैं। वहां की 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक हिस्टोरिक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम ना अमेरिकन बनना चाहते हैं और ना ही डैनिश रहना चाहते हैं, हम सिर्फ ग्रीनलैंडर्स रहना चाहते हैं। वहां की सभी 5 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक हिस्टोरिक बयान जारी किया है। उनका साफ कहना है कि हम ना अमेरिकन बनना चाहते हैं, ना ही डैनिश रहना चाहते हैं, हम सिर्फ ग्रीनलैंडर्स रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के लोग अपनी पहचान और ऑटोनॉमी को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी जमीन महाशक्तियों के बीच का बैटल ग्राउंड बने। वहां के लोगों को डर है कि अगर अमेरिका का नियंत्रण हुआ तो उनकी पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा दांव पर लग जाएगी और उनकी संस्कृति जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने खुद की तरक्की के लिए करना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरे देश का खजाना बनने के लिए। ये जनता की राय ट्रंप के प्लान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक और पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए, ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल करीब 7 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे दुनिया के कई कोस्टल शहर डूब जाएंगे। महाशक्तियां इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही हैं, क्योंकि बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुलेंगे और साथ ही साथ माइनिंग भी आसान हो जाएगी। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि अगर वहां बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्टिविटी या माइनिंग शुरू हुई तो बर्फ पिघलने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जहां इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए पूरी पृथ्वी के भविष्य को जोखिम में डाला जा रहा है। ग्रीनलैंड इस वक्त विकास यानी कि डेवलपमेंट और विनाश यानी कि डिस्ट्रक्शन के बीच सबसे बारीक रेखा पर खड़ा हुआ है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन ये है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक शांत बर्फीला द्वीप यानी कि आइलैंड नहीं रहा, बल्कि ये 21st सेंचुरी की नई ग्रेट गेम का केंद्र बन चुका है। ट्रंप की जिद, चाइना की नजरें और रशिया की घेराबंदी, इन सब ने ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना दिया है। तो सवाल है, क्या ट्रंप वाकई इसे अमेरिका का 51st स्टेट बना पाएंगे या सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव का हिस्सा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ग्रीनलैंड का खजाना और उसकी लोकेशन आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए या वहां के लोगों को आजाद छोड़ देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।